हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 1 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 1 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नवंबर ये खत्म हो चुका है, तो आज हम नवंबर मंथ में जो लास्ट डेट थी 30 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए जो हरिमो शक्ति अभ्यास है ना, जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और मलेशिया के बीच में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा पैरा एस्ट्रोनॉट, दुनिया का पहला पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की गई है। एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मैंने पूछा था कल कि आप लोग सर्च करेंगे ये है कहाँ, तो ये मुंबई में स्थित है। किस देश ने पहली बार डेविस कप जो कि पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है, ये कनाडा ने जीता है। कौन सा शहर पहली बार G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कर रहा है? उदयपुर, राजस्थान। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लाव, ये हवाई में फटा है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीतने वाली जो फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, जो कि स्पेनिश भाषा में बनी फिल्म है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज का हमारा पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में किस भारतीय व्यक्तित्व की पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो अगले ही महीने यानी कि दिसंबर के महीने में महात्मा गांधी जी की जो पहली प्रतिमा है संयुक्त राष्ट्र में, इसका अनावरण किया जाना है। हमारे जो विदेश मंत्री है ना एस जयशंकर, ये दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेंगे। अच्छा, आप लोगों को ये तो मालूम है ना, यूनाइटेड नेशंस का ही एक भाग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, या इसे आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसकी जो अध्यक्षता है ना, ये है भारत के पास, है ना, भारत के पास है। तो भारत जब इसकी अध्यक्षता करेगा तो इसी मौके पर 14 दिसंबर को एस जयशंकर के द्वारा महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अच्छा, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, कल मैंने बताया था। भारत की ओर से भेंट की गई गांधी जी की पहली प्रतिमा होगी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है कहाँ? तो ये न्यूयॉर्क में है। थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र के बारे में ही जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस, स्थापना इसकी की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क की हडसन नदी के किनारे बसी हुई है। और यदि आप करंट से रिलेट करोगे ना, तो अगले वर्ष यानी कि 2023 से न्यूयॉर्क में दीपावली पर राष्ट्रीय अवकाश रहा करेगा। ये होगा यूनाइटेड नेशंस के फैक्ट। अभी हाल ही में इसने वर्ल्ड पॉपुलेशंस रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें क्या बताया गया था कि दुनिया की जो आबादी है ये 8 बिलियन क्रॉस हो चुकी है। और 2023 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन होगा? भारत होगा, चाइना को पीछे छोड़ते हुए। ये है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। ठीक है, इसकी टोटल मेंबर कंट्री 193 है। जो 193rd मेंबर कंट्री है ये साउथ सुडान है। इसके अलावा इसके जो महानिदेशक हैं ये हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ प्रतिमा की बात की जा रही है तो सभी हम ऑप्शन को रिलेट कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, नाम क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा, गुजरात के केवड़िया में स्थापित है। देखिए, पहला लैटिन अमेरिकी देश आप कह सकते हैं मैक्सिको। मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद जी की जो पहली प्रतिमा है ना, ये स्थापित की जाएगी, जो कि एक लैटिन अमेरिकी देश है। गुरु आदि शंकराचार्य, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ना कुछ समय पहले ही उत्तराखंड के केदारनाथ में 12 फीट गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया था, क्योंकि केदारनाथ में जो भीषण बाढ़ आई थी जिसके कारण इनकी प्रतिमा है जो क्षतिग्रस्त हो गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एनसीसी ने किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो एनसीसी ने अपनी 74वीं वर्षगांठ मनाई है 27 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेशनल कैडेट कोर, इसकी जो स्थापना है ना, ये नवंबर के चौथे रविवार को हुई थी और इसलिए नवंबर के चौथे रविवार को ये मनाया जाता है। इस बार इसकी 74वीं, क्रम याद रखेंगे, कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है। 27 नवंबर को इसने अपना 74वां स्थापना या वर्षगांठ मनाया है। तो नवंबर के अंतिम रविवार की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है ये एनसीसी, यानी कि नेशनल कैडेट कोर्प्स
हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो है एकता और अनुशासन, यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। 26 नवंबर को क्या मनाया गया है? भारतीय संविधान अंगीकार दिवस या विधि दिवस आप कह सकते हैं। 24 नवंबर को सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनकी शहीदी दिवस मनाई गई है। और 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन दिवस है, जो कि ये मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो रिसेंटली FSSAI के द्वारा फूड एनिमल के रूप में हिमालयी याक को मंजूरी दे दी गई है। अब यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ना, फूड एनिमल, ये पढ़ के आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि अब ऐसा एनिमल है जिसे हम खा सकेंगे, फूड एनिमल हो गया। इसलिए यहाँ नोट करके मैंने अलग ही लिख दिया है कि फूड एनिमल या खाद्य पशु वे पशु होते हैं जिन्हें अब लोग पाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल खाद्य उत्पादन या जीवन यापन करने के लिए किया जा सकता है। तो हिमालयी याक को लेकर के FSSAI ने बड़ा फैसला कर दिया है, इसे खाद्य पशु घोषित किया गया है। इस कदम से पर्वतीय इलाकों में रहने वाले जो गौवंशी जानवर हैं, इनकी आबादी में जो गिरावट हो रही है, इसे रोकने में मदद मिलेगी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2008 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। यदि मैं बात करूं स्नो लेपर्ड की, यानी कि हिम तेंदुआ की, तो हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया गया है। लगभग 20 लाल पांडा ये सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में शिफ्ट किए गए हैं। और समुद्री गाय या डिगोंग संरक्षण केंद्र, इनके संरक्षण के लिए डुगोंग हो जाएगा, समुद्री गाय आप इसे कह सकते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा पाक स्ट्रेट में इनके संरक्षण के लिए एक संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यदि आप करंट से रिलेट करोगे ना, तो हाल ही में इसने ईट राइट स्टेशन का टैग दिया है किसी रेलवे स्टेशन को। याद आ रहा है कौन सा रेलवे स्टेशन है? भोपाल रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो मंकी पॉक्स, इसे अब एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा। इस बीमारी के लिए अलग अलग देशों में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसी वजह से काफी समय से इसका नाम बदलने का आग्रह किया जा रहा था। मंकी पॉक्स जो कि जानवरों से इंसानों में फैलता है, इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। महामारी तो समझते हैं ना, जो पूरे क्षेत्र में, पूरे महाद्वीप में फैल जाए। ये महामारी किसी एक क्षेत्र में रहती है तो महामारी नहीं कहलाती है। जैसे कोरोना, उसे महामारी घोषित किया गया था। अब WHO की यदि हम बात करें, उसके पहले एक फैक्ट मैंने लिखा है कि इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में देखने को आया था। WHO अपना स्थापना दिवस 7 अप्रैल 1948 को मनाता है और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अदानोम दोबारा से WHO के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, WHO ने भी तो भी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की थी। कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट। वर्ल्ड नहीं था, वैसे वर्ल्ड भी शब्द गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट में WHO ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसका नाम था ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। और टीबी मुक्ति का लक्ष्य भारत का आप जानते ही हैं 2025 तक का है। अगला प्रश्न है, पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो इसमें से जो स्टेफनी फ्रापार्ट है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में पहली महिला रेफरी बनी है। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है ना, फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो कि 2022 का है, कौन होस्ट कर रहा है? कतर। कतर में ना ये अभी 18 दिसंबर तक आयोजित होना है। इसमें 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये पुरुषों के वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला है। स्टेफनी फ्रापार्ट इनका नाम हो जाएगा। और इसके अलावा ब्राजील की पूजा नेक और मेक्सिको की करेन डियाज इनकी सहायक होंगी, लेकिन इनको आपको केवल इन्हीं का नाम याद रखना है। वैसे रेफरी की बात की जा रही है तो भारत की GS लक्ष्मी का नाम आप नहीं भूल सकते। इनसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ICC के, यहाँ पूरा लिख देती हूँ मैं, इंटरनेशनल ICC इंटरनेशनल पैनल में रेफरी नियुक्त होने वाली ये पहली महिला बनी थी। GS लक्ष्मी। क्लेयर कोनोर मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष। नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। फीफा के बारे में यदि मैं बात करूं, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा
और इसके हेड कौन है? गियानी इन्फेनिटो, ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 2022 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप कतर होस्ट कर रहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा 4-4 साल में होता है, तो जब नेक्स्ट होगा तो उसे 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच में ऑस्ट्रा हिंद 2020 शुरू हुआ है? इस समय हम हर 2-3 दिन में एक न एक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। अच्छा ही है, इससे आप लोगों का रिविजन स्ट्रांग हो रहा है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी हाल ही में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास आयोजित किया गया, जो कि 11 दिसंबर तक चलना है। कहाँ? तो ये राजस्थान में शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन इंडिया के नक्शे में आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज है। वैसे इस क्वेश्चन में हम केवल एक्सरसाइज रिलेट करेंगे, लेकिन केवल एक करंट का फैक्ट रिलेट करोगे तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इसे लेकर के सहमति बन गई है। कल हरिमौ शक्ति अभ्यास के बारे में बताया था मैंने, जो कि भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। हरिमौ शक्ति और उदार शक्ति, शक्ति शक्ति वाले यदि पकड़े तो गरुण शक्ति समुद्र शक्ति, भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है। शक्ति वरुण गरुण, भारत फ्रांस के बीच में। टाइगर ट्रंप वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध अभ्यास, भारत अमेरिका के बीच। इंद्रा एवियंद्र, भारत रशिया के बीच। धर्मगार्जन शिन्यू मैत्री, भारत जापान के बीच। तो यहाँ से कितनी एक्सरसाइज आप लोगों ने याद रखी? 2, 3, 5, 2 और 3, 5, 5 और 2, 7, 7 और 4, 11, 11 फिर 2, 13, 13 और 2, 15, 15 और एक ये ऑस्ट्रा हिंद 16। ओमान में नसीम अल बहर, ये हो गई 17। श्रीलंका से मित्र शक्ति और सिलेनेक्स, ये आपकी एक क्वेश्चन से 19 एक्सरसाइज आप लोगों ने याद रख ली है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत हाइपर टावर कहाँ बनेगी? तो यूएई के दुबई में दुनिया की सबसे आवासीय यानी कि रहने योग्य इमारत है हाइपर टावर, ये बनने जा रही है। दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत होगी ये। जो हाइपर टावर है मैनहट्टन की 72 मीटर ऊंची गगनचुंबी इमारत से भी ऊंचा होगा। ये जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क टावर को ये पीछे छोड़ देगा। सेंट्रल पार्क टावर न्यूयॉर्क में से पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत बनने जा रही है दुबई में। दुबई कहाँ है? यूएई में है। दुबई को यदि आप करंट से रिलेट करोगे ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा भी कह सकते हो और सबसे ऊंचा भी कह सकते हो। ऑब्जर्वेशन व्हील, आकाशीय झूला एक तरह का हम लोगों ने पढ़ा था, झूला भी दुनिया का सबसे ऊंचा दुबई में ही स्थापित किया गया है। गांधीनगर में दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बता चुकी हूँ, सरदार पटेल की प्रतिमा है। अच्छा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आप लोगों ने पढ़ी है कि भारत में? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यदि पूछा जाए तो ये न्यूयॉर्क में है। और हवाई, हवाई का कल मैंने बताया था कि यहाँ का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लाओ ज्वालामुखी, यहाँ 40 साल बाद विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो जो पैरा एथलीट है दीपा मलिक, इन्हें निक्षय मित्र का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। हालांकि ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन ऐड किया था कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की दूत कौन बनी है? निक्षय मित्र, ये शब्द मैंने ऐड नहीं किया था इसलिए दोबारा से ऐड कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक को निश्चय मित्र का एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है। और दीपा मलिक ने यह भी बताया कि खुद भी एक रोग से पीड़ित हैं और ये इलाज की एक लंबी प्रक्रिया है। वैसे कल 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। टीबी मुक्ति का लक्ष्य भारत का है 2025 तक का। और टीबी मुक्ति ये जो टीबी डे मनाया गया है इस साल का 2022 वाला, इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट टू इंड टीबी सर्वाइव लाइव्स। पंकज त्रिपाठी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर, यूनिसेफ के 20 साल तक एम्बेसडर रहने का रिकॉर्ड है इनके पास। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से रिलेटेड है, यानी कि जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड है। इन्हें बायजूस के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5000
69 करोड़ की बोली किस कंपनी ने जीत ली है? तो रिसेंटली जो अदानी ग्रुप है, इसने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना की जो बोली लगाई जा रही थी, ये जीती है। मतलब कि अडानी तो हर जगह छाया हुआ, आप लोगों को मालूम है। ये जो स्लम एरिया है ना, धारावी झोपड़पट्टी वाला इलाका आप देख रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया इसे माना जाता है। तो 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे ऊंची बोली किसने लगा ली है? अडानी ने। लगभग लगभग 5,000 करोड़ रुपए की ये बोली है। ठीक है। तो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अडानी ग्रुप मतलब इस क्षेत्र को अपने हाथ में लेकर के इसके डेवलपमेंट का कार्य करेगी। बोली ही 5,000 करोड़, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत है। अच्छा, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, लॉसन एंड टर्बो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये दिग्गज कंपनियां भारत की। इनसे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हम लोगों ने करंट में पढ़े थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अडानी से आपको जैसलमेर याद आना चाहिए, क्योंकि जैसलमेर में इसके द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड यानी कि विंड सोलर प्लांट ये स्थापित किया जा रहा है। टाटा समूह, टाटा के द्वारा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अब से 1 डेढ़ साल पहले चर्चे में था, नई संसद भवन बनने का जो टेंडर है टाटा ग्रुप को मिला। लॉसन एंड टर्बो, देखिए आज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का काफी बार डिस्कशन आया है, क्योंकि ना इसका जो निर्माण है ये L&T कंपनी के द्वारा ही किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये 2025 तक बन करके कंप्लीट होगा। कहाँ? तो गुजरात, गुजरात नहीं, माफ कीजिएगा, ये चेन्नई में बनाने जा रहा है। ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, पेरू की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? तो रिसेंटली बेट्सी सावेज चिनो ये बन गई है पेरू की नई प्राइम मिनिस्टर। साउथ अमेरिका के मैप में ये है पेरू, और इसकी कैपिटल है लीमा, करेंसी पेरुआई सोल है। अदर ऑप्शन की बात करूं तो एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर है। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के दोबारा से मतलब फिर सब सत्ता में आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर। एंथनी अल्बनीजी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और पेरू को मैप के थ्रू आज हम इसलिए डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये रिविजन वाला क्वेश्चन है। यहां से मैंने आप लोगों को एक पेरुआई जलधारा या इसे आप हम्बोल्ट जलधारा याद रख सकते हैं, ये याद कराई थी, जो कि एक ठंडी जलधारा है। क्यों ठंडी है ये भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कल मैंने आप लोगों से पूछा था 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते, इसका राइट आंसर था। डेली में अपने टेलीग्राम का नाम लास्ट में बता पाती, स्टार्टिंग में भूल जाती हूँ। देखिए नाम मैंने चेंज किया है, कल्याणी मैम ऑफिशियल कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी फेक आईडी बन रही है। ऑफिशियल, OFF ये ऑफिशियल, इससे आप जुड़ सकते हैं। 20,000 फॉलोअर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अब आज का सवाल है आप लोगों का कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ लिखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।